नमस्कार दोस्तों, कैरियरटेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रू फॉल्स का जो टॉप 100 क्वेश्चन था उसका जो सेकेंड स्लॉट है, अर्थात 25 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के, वो हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही डिटेल से। और दोस्तों, सबसे खास बात आज की वीडियो में ये है, या आगे की वीडियो में रहेगा कि हम लोग जो है प्रैक्टिकल करके भी साथ में देख लेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी दोस्तों। और एक बात है, इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जो हम डिस्क्राइब करते हैं आपके लिए, ठीक है, वो क्या है कि उसमें आपका जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, जो 3 नंबर 5 नंबर 8 नंबर का पूछा जाता है, उसमें भी आपको भरपूर मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग जो है ट्रू फॉल्स के दूसरे स्लॉट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में यह कहा गया है कि इन द डिसीजन बॉक्स ऑफ द फ्लो चार्ट कैन बी 3 आउटपुट लाइंस। दोस्तों, जो इफ स्टेटमेंट होता है उसमें हम कंडीशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंडीशन, जैसे कोई वैल्यू लिया तो उसको चेक कराने के लिए हम कंडीशन सप्लाई करते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर। इफ स्टेटमेंट के उस कंडीशन को अगर हमको फ्लोचार्ट में दिखाना हो तो हम डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको डिसीजन बॉक्स भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या मतलब जो डिसीजन बॉक्स होता है, डायमंड बॉक्स होता है, उसमें 2-3 इनपुट लाइन हो सकती है। कैन बी 3 आउटपुट लाइन। आउटपुट लाइन, इनपुट लाइन तो दोस्तों एक ही रहती है, आउटपुट लाइन 3 हो सकती है। तो पहली बात तो आपका ये डिसीजन बॉक्स यानी डायमंड बॉक्स। दूसरा, कैन बी 3 आउटपुट लाइंस। दोस्तों, तो इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली अर्थात चित्रमय तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे ताकि ये क्वेश्चन कभी भी आए तो आप अच्छी तरह उसको समझ लें और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाए। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कैसे उसको डिजाइन करते हैं और कैसे जो है वो डिजाइन किया जाता है, कैसे आउटपुट लाइन को हम पहचानेंगे कि 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। दोस्तों, ये होता है आपका, हाँ दोस्तों, यहां पे ध्यान से देखना है और समझना है कि कैसे वो काम करता है, ठीक। ये होता है डायमंड बॉक्स अर्थात डिसीजन बॉक्स, ये, ठीक। एक इनपुट लाइनें होती हैं यहां पे। अब आउटपुट लाइनें अगर हम चाहें तो 3 यहां पे बना सकते हैं। एक यहां पे बना सकते हैं, एक यहां पे बना सकते हैं और एक यहां पे बना सकते हैं, लेकिन होती हैं 2 ही लाइनें। मतलब आउटपुट लाइनों में हमको 2 ही लाइनों को दिखाना है। अब इसमें 2 लाइनें क्या हो सकती हैं आपको हम बता रहे हैं। जैसे ये दोस्तों डायमंड बॉक्स है, अगर हमको 2 लाइनें ही हमको दिखाना है, वो 2 लाइनें जो है ये हो सकती हैं और ये हो सकती हैं। या अगर इस प्रकार से बॉक्स अगर हम दिखाते हैं डायमंड बॉक्स का और 2 आउटपुट लाइन को दिखाते हैं तो एक ये हो सकता है या एक ये हो सकता है, तो अर्थात आउटपुट लाइनें 2 ही होंगी। अगर इस थर्ड तरीका भी है 2 आउटपुट लाइनों को दिखाने का, ये डायमंड बॉक्स है, एक आउटपुट लाइन ये हो सकती है और ये आउटपुट लाइन एक ये हो सकती है। तो दोस्तों, ये सॉरी, ये जो 3 आउटपुट लाइनों का जो ये तरीका है ये बिल्कुल गलत है, अर्थात वो जो कथन है वो सही नहीं है। ये सही है, ये सही है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग अंदाजा लगा चुके होंगे कि जो ये कथन दिया गया है ये फॉल्स है। सॉरी। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टू प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर एन इनपुट फंक्शन इज यूज्ड। टू प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर एन इनपुट फंक्शन इज यूज्ड। कहने का मतलब है कि अगर यूजर से हमको इनपुट लेना है, अगर हमको यूजर के सामने एक स्थान देना है जहां पर यूजर इनपुट कर सकता है वैल्यू को, तो उसके लिए जो है इनपुट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक है। इनपुट फंक्शन का प्रयोग यूजर से इनपुट को लेने के लिए ही किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो हम इसको ट्रू मार्क करते हैं। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा भी होगा। यहां पे एक बात आपको जरूर हम मेंशन करना चाहेंगे
कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो हर एक प्रकार के इनपुट को जो हमको देता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। अगर उस पर हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है तो उसको उस पर्टिकुलर नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अनेक प्रकार के मेथड्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे इवेल फ्लोट और इंटीजर दोनों में कन्वर्ट करता है, इंटीजर मेथड INT मेथड इंटीजर में ही कन्वर्ट करता है, फ्लोट मेथड फ्लोट में ही कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से जो है हम ये समझ चुके होंगे कि इनपुट फंक्शन का प्रयोग यूजर से वैल्यू को लेने के लिए किया जाता है, जो प्रॉम्प्ट के सहारे यूजर वैल्यू देता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो यहां पे डिफाइन किया, ये जो तीसरा दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डिक्शनरी से है। डिक्शनरी आपने पढ़ा होगा, डिक्शनरी एक मैपिंग डेटा टाइप कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि डिक्शनरी किस प्रकार का डेटा टाइप है तो वो मैपिंग डेटा टाइप है। जैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताते हैं, आपको तुरंत समझ में आ ही जाएगा। जैसे कहीं पर हम जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमारे रोल नंबर से हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। बैंक में जाते हैं तो अकाउंट नंबर से हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है, अर्थात उस अकाउंट नंबर या रोल नंबर को की कहते हैं, वहां पे की कहते हैं, डेटाबेस में की कहते हैं। उसी प्रकार से यहां पे भी दोस्तों की एक होता है, एक वैल्यू होता है, तो की के द्वारा हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो डिक्शनरी में जो है की और वैल्यू के रूप में पूरा का पूरा आइटम्स, पूरा का पूरा वैल्यूज जो है डिफाइन होता है। तो की वैल्यू पेयर्स के रूप में डिक्शनरी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो उसी से रिलेटेड यहां पे कुछ कहा गया है, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। द बिल्ड इन डेटा टाइप इन टाइप्स इन पाइथन इज कॉल्ड डिक्शनरी। बहुत सारे डेटा टाइप यहां पे बताए गए हैं पहले से ही, जैसे सेट, टपल, डिक्शनरी, लिस्ट, ये सब बिल्ड डिफाइन है। बिल्ड इन मतलब प्रीवियस डिफाइंड है, ठीक है। तो और भी कहा गया है यहां पे इट डिफाइंड वन टू वन रिलेशनशिप। देखिए दोस्तों, हमने कहा था ना वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब है एक की और एक वैल्यू होगी, ठीक है। अभी हम आपको थोड़ा सा यहां पे बना के भी दिखाते हैं, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। की और वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, एक की दूसरा वैल्यू। डिक्शनरी कंटेन पेयर ऑफ द की एंड वैल्यू, वही चीज यहां पे देखिए दोस्तों कहा भी गया है। डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू के रूप में पेयर होता है, जो की वैल्यू से रिलेटेड के फॉर्म में होती है। डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड बाय की। हाँ दोस्तों, की के द्वारा हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी जो हमारा की होता है वो एज इंडेक्स नंबर की तरह काम करता है, और उसमें से की के द्वारा हम इंडेक्स नंबर की तरह यूज करके हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहां आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये कथन दोस्तों पहले तो हम आपको बता दें बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार का फॉल्स होने की गुंजाइश नहीं है। यहां पे हम आप देखते हैं कैसे डिक्शनरी में क्या चीजें यूज होती हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम आपको सबसे पहले सिंटेक्स बताना चाहेंगे, फिर छोटा सा एग्जांपल आपको बता ही देना चाहेंगे कैसे ये डिक्शनरी जो है काम करती है, ठीक है। जैसे अगर हम एक डिक्शनरी की बात करते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है, तो यहां पे देखिए अगर हम सिंटेक्स को जान करके देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों D1 हमने लिखा, ठीक है, और इक्वल टू का साइन लगाया, यहां पे कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है, ठीक है। सेट में भी कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है और इसमें भी कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है। दोनों में अंतर यह है कि अगर सेट में कोई वैल्यू नहीं देंगे तो डिक्शनरी समझा जाएगा, अगर हम सेट में वैल्यू देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो वहां पे सेट समझा जाएगा। लेकिन यहां पे डिफाइन करने का तरीका अलग है, इसलिए दोनों में काफी अंतर है। तो यहां पे दोस्तों की रहता है और यहां पे कोलन का साइन होता है, यहां पे होता है वैल्यू। इस फॉर्म में जो है सारे की और वैल्यू डिफाइन होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिक्शनरी डिफाइन की जाती है, ठीक। ये तो सिंटेक्स हो गया। अब अगर वैल्यू को निकालने की बात करें तो इस प्रकार से निकाला भी जाता है वैल्यू को। जैसे D1 डिक्शनरी का नाम है, यहां पे हम इसका ब्रैकेट का यूज करेंगे और यहां पे जब की देंगे तो रिलेटेड वैल्यू दोस्तों बाहर आ जाएगी। ये उसका निकालने का तरीका है, यानी कि यहां पे इंडेक्स नंबर की तरह यूज होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जांपल भी आपको एक सेकंड में देना चाहेंगे कैसे हम यहां पे काम करते हैं, ठीक। यहां पे देखिए दोस्तों, जैसे
एक डिक्शनरी यहां पे हम बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमने लिखा D1 इज इक्वल टू, ठीक, हमने यहाँ पे छोटा सा यूज किया, जैसे मान लीजिए हमको जो है रोल नंबर का यूज करना है, स्ट्रिंग है तो हम R लिख सकते हैं, ठीक है, R हो गया। अब कॉलन का साइन लगाया, हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों 100, फिर कामा लगाया। फिर उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद जो है दोस्तों नाम लेना है, तो हमने नाम चूंकि स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है तो डबल या सिंगल कोड लगाना जरूरी है। यहाँ कॉलन का साइन लगाया, और जो हम नाम देंगे वो भी स्ट्रिंग है तो डबल कोड या सिंगल लगा सकते हैं, सिंगल कोड। अब हमने क्या किया, कोई भी नाम यहाँ पे लिख दिया, जैसे हमने लिखा RAJESH राजेश कुमार, ठीक है। ये हमने डिक्शनरी को दोस्तों डिफाइन कर दिया। अगर हम इसको चलाएंगे तो ये चलेगा, तो डिक्शनरी हमको एज आउटपुट देगा। थोड़ा सा हम आपको डिस्प्ले करके भी दिखाते हैं, प्रिंट। अब यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा D1, इसको हम सेव करते हैं और इसको F5 से अगर चलाते हैं तो देखिए दोस्तों आपके सामने जो है ये डिक्शनरी का आउटपुट आ गया है, ये इसका आउटपुट है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे हम इंडेक्स जो आपका ये है दोस्तों, ठीक है, यानी जो आपका ये की है, ठीक, वो कैसे यूज होगा वैल्यू को निकालने के लिए। तो जस्ट आप देखते रहिए, ठीक। यहां पे अगर हम यूज करते हैं प्रिंट, यहीं पर इसको हम यहां दोस्तों यहां से कॉपी भी पेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आप भी अपने सिस्टम पर आराम से कर सकते हैं। अगर हमने यहां पे इसका पैकेट लगाया और उसके बाद दोस्तों यहां पे हमने लिख दिया सिंगल कोट में N, तो वो समझेगा कि नाम को निकाल रहा है। अगर इसको हम रन कराते हैं दोस्तों F5 से सेव करने के लिए मांगेगा, तो दोस्तों यहां पे देखिए जो आउटपुट आया वो राजेश कुमार, अर्थात यहां पे हमने ये चीज देखी कि हम जो है की का यूज करके वैल्यू को निकाल सकते हैं इंडेक्स नंबर की तरह दोस्तों। तो ये डिक्शनरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया डेटा टाइप है जो आपको यहां पाइथन में पहली बार देखने को मिला है, ठीक। तो अब आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है द ब्रेक स्टेटमेंट इज अलाउड ओनली इनसाइड अ लूप। यहां पे ये कहा गया है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये केवल लूप के अंदर ही लगाया जा सकता है, बाहर नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। तो यहां पे हम आपको बता दें कि ब्रेक स्टेटमेंट को आप कहीं भी लगा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इफ के अंदर भी लगा सकते हैं, बिना किसी कंडीशन के भी ब्रेक लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम चलेगा और जहां भी ब्रेक मिल जाएगा वो वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये कथन जो है जो लिखा गया ये फॉल्स है, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट इज अलाउड ओनली इनसाइड अ लूप, ये बिल्कुल गलत है। ब्रेक स्टेटमेंट को हम कहीं भी लगा सकते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, इफ, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये हम लोग फॉल्स डिक्लेयर कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद द इफ स्टेटमेंट, यानी इफ स्टेटमेंट के साथ द एल्स पार्ट इज ऑप्शनल। यहां पे ये कहा गया है कि अगर हम इफ स्टेटमेंट का यूज, दोस्तों पहले तो हम आपको ये बताते इफ स्टेटमेंट का यूज हम क्यों करते हैं। जब हमको कोई कंडीशन देनी होती है तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं और फ्लो चार्ट में उसको डिसीजन बॉक्स से दिखाते हैं। तो इफ स्टेटमेंट के साथ में जो इस पार्ट होता है वो ऑप्शनल है, मतलब उसका यूज हम करें या ना करें कोई फर्क प्रोग्राम में नहीं पड़ता है, प्रोग्राम चलता ही है। तो कहने का मतलब यह है कि इफ जो स्टेटमेंट है उसके साथ एल्स लगाएं तो भी काम करेगा और नहीं भी लगाएं तो भी काम करेगा, ये टोटल ऑप्शनल है। ये तो कथन इस प्रकार से ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। दोस्तों ये स्टेटमेंट, ये जो प्रश्न है वो कह रहा है कि लूप स्टेटमेंट हमको ये फैसिलिटी देता है, अर्थात लूप स्टेटमेंट हमको प्रोग्राम में ये फैसिलिटी देता है कि हम एक स्टेटमेंट को स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट यानी एक से अधिक स्टेटमेंट को अधिक बार जो है एग्जीक्यूट करा सकते हैं, प्रोग्राम में रन करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो यानी इस प्रश्न के हिसाब से लूप स्टेटमेंट हमको यह फैसिलिटी देता है कि किसी भी एक स्टेटमेंट, एक लाइन के स्टेटमेंट को या अधिक लाइन के स्टेटमेंट को हम अधिक बार प्रिंट करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा सिंपल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हो सकता है जरूर आए, कभी कभार जरूर आता है। देखिए दोस्तों
जो एग्जाम के प्रश्न बनते हैं वो सरल भी बनते हैं और मीडियम भी बनते हैं, बहुत ही टफ भी बनते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो आपको सरल क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है और टफ टाइप के क्वेश्चन को भी ध्यान में जरूर रखना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। With the while loop, we cannot execute a set of statement as long as a condition is true. इस स्टेटमेंट का मतलब है कि while loop के साथ जब तक की कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हम एक कथनों को, एक सेट को निष्पादित नहीं कर सकते। थोड़ा फिर से समझिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, क्या कह रहा है। इसके कहने का मतलब यह है कि while loop के साथ हम स्टेटमेंट के एक सेट को तब तक एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू है। दोस्तों इसको देखते से, इस प्रश्न को देखते ही लग जा रहा है कि ये जो बताया गया है, ये व्हाइल लूप के बारे में बताया तो गया है लेकिन नॉट लगा दिया गया है। तो दोस्तों अगर नॉट को हटा दें यहां से तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। तो नॉट लगाने से ये कथन गलत हो जा रहा है। मतलब व्हाइल लूप के द्वारा, व्हाइल लूप के साथ हम जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो नॉट लगाने की वजह से यह कथन गलत हो गया है, ठीक है। तो ये फॉल्स है दोस्तों, ये भी व्हाइल लूप के बारे में ही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। दोस्तों वास्तव में ब्रेक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट भी है, आता है, एक नंबर में भी आता है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज द ब्रेक स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो इसमें यह कहा गया है कि ब्रेक स्टेटमेंट से, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके हम व्हाइल कंडीशन के ट्रू होने पर भी उस लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं, अर्थात बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों सही बात है, ब्रेक स्टेटमेंट का काम ही यही है कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट के पास प्रोग्राम का कंट्रोल आ जाता है तो वहीं से प्रोग्राम का कंट्रोल जो है उस लूप के बाहर चला जाता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे ना ट्रू हो, क्योंकि वो ऊपर कंडीशन को चेक करने के लिए जाता ही नहीं है, ठीक है, वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे एग्जांपल भी बता देना चाहूंगा, थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहां पे देखिए, वैसे ये इस कथन के बारे में हम आपको बता दें कि ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये इसको हम पहले तो ट्रू मानते हैं, यानी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके हम कंडीशन के ट्रू होने पर भी व्हाइल लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही कहा गया है और आपको हम एक एग्जांपल छोटा सा दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पे आइए, ये जो है पाइथन का सॉफ्टवेयर है, यहां पे हम पाइथन के प्रोग्राम को आसानी से रन करा सकते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम आपको हम रन करा के यहां पे दिखाते हैं। जैसे हमने यहां पे i इज इक्वल टू लिया 3 या 5 ले लिया दोस्तों, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, एक व्हाइल लूप लगा दिया, व्हाइल, और यहां पे कंडीशन दे दी कि i लेस देन इज इक्वल टू 5, मतलब 5 तक चलेगा। 5 i की वैल्यू है, एक i की वैल्यू को हम यहां पे जो दोस्तों 1 कर देते हैं, ठीक है, 1 किया हमने, और i लेस देन इक्वल टू 5 ये तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 5 है या 5 के बराबर है, यानी ऐसे नॉर्मली ये 5 बार चलेगा। यहां पे हम नीचे क्या किए, कंडीशन हमने लगा दी, इफ अगर i इज इक्वल टू 2, अगर i 2 के बराबर हो जाए, अर्थात i की वैल्यू 2 के बराबर हो जाए तो रुक जाए। तो हमने यहां पे ब्रेक लगा दिया दोस्तों, ठीक है, ब्रेक लगा दिया। नीचे हमने क्या किया, i प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया। इसका मतलब यह है कि i की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया, ठीक। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो देख लिया दोस्तों आपने, ऐसा भी लिख सकते हैं, i इक्वल टू i प्लस 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या काम करेगा, अब यहां पे हमने क्या किया, व्हाइल के अंदर या ब्रेक के बाहर हमने i की वैल्यू को प्रिंट भी करा दिया। हमने कहा प्रिंट, यहां पे दोस्तों हमने क्या किया, i की वैल्यू को सिंपल ओनली प्रिंट कराया है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, इस स्टेटमेंट के हिसाब से i की वैल्यू एक बार, थोड़ा सा आपको हम यहां पे समझा भी देते हैं इस क्वेश्चन के पहले कि क्या होगा। अगर हम बात करें यहां पे इसके प्रोसेसिंग के रिजल्ट की, तो क्या होगा, यहां पे देखिए दोस्तों, i की वैल्यू अभी है 1, ठीक है, नीचे आएगा कंडीशन ट्रू है और नीचे आएगा i इक्वल टू 2 नहीं है, नीचे यहां पे आएगा ही नहीं, ये सीधा, ये कंडीशन के फॉल्स हो जाने पर ये कंट्रोल आपका यहां पे आएगा, i की वैल्यू को
आउटपुट के रूप में प्रिंट करेगा 1। उसके बाद ये आई को बढ़ाएगा तो ये जो है इधर जाएगा, फिर से ऊपर कंडीशन को चेक करेगा, आई की वैल्यू अभी तक हो जाएगी 2, नीचे आएगा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब ये बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नीचे आएगा ब्रेक मिलेगा। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इसको जो है बाहर करेगा, कंट्रोल को बाहर करेगा व्हाइल लूप के बाहर, तो सिर्फ 1 प्रिंट होगा दोस्तों। इसको हम लोग रन करा के भी देखते हैं कि क्या आता है। सिंपल हम लोग दोस्तों F5 प्रेस करेंगे, ये रन हो जाएगा, ठीक है, ये सेव करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों देखिए 1 ही प्रिंट हुआ, अर्थात व्हाइल की कंडीशन ट्रू है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, आपका लूप वहीं पे बंद हो जा रहा है ब्रेक के द्वारा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहां पे देखा कि कैसे जो है हमारा व्हाइल लूप की कंडीशन के ट्रू होने के बाद भी ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल लूप को टर्मिनेट कर देता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लूप स्टेटमेंट्स कैन नॉट चेंज एग्जीक्यूशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल सीक्वेंस। कहने का यह मतलब है कि जो लूप स्टेटमेंट है दोस्तों, वो नॉर्मल सीक्वेंस से एग्जीक्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। दोस्तों ये थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लूप स्टेटमेंट नॉर्मल एग्जीक्यूशन से अब नॉर्मल एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम को चेंज कर सकता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को चेंज कर सकता है। यानी लूप ही हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है दोस्तों जो सीक्वेंशियल, यानी जब हम उसको जो है एक नॉर्मल सीक्वेंस में प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो उसको हम बार बार घुमाते हैं, यानी अपने हिसाब से हम नॉर्मल एग्जीक्यूशन को तोड़ते हैं। तो यानी कैन नॉट मतलब है कैन भी कर सकते हैं, मतलब ये जो बताया गया है दोस्तों ये फॉल्स बताया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका जो स्टेटमेंट है वो कथन फॉल्स है दोस्तों। अगले क्वेश्चन, इन द पाइथन मतलब पाइथन में इंडेंटेशन इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ कर्ली ब्रैकेट ऑफ सी लैंग्वेज। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने डिस्कस किया पहले भी, अभी आपने देखा व्हाइल लूप में कि जब हम किसी बॉक्स वाले ब्लॉक वाले स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जैसे इफ हो गया, फॉर हो गया, व्हाइल हो गया या फंक्शन हो गया, तो वहां पे हम जो है कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं उसके बॉक्स को अलग करने के लिए। लेकिन यहां पे पाइथन में जो है उसी बॉक्स को अलग करने के लिए इंडेंटेशन का प्रयोग होता है दोस्तों। ये जो है थोड़ा सा स्पेस छूट जाता है लिखने से पहले, आपको थोड़ा सा यहां पे दिखा भी दे, क्योंकि जैसे हमने अभी एक प्रोग्राम भी रन कराया है इंडेंटेशन के साथ में। यहां पे देखिए दोस्तों, ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है आपके सामने, ये बिल्कुल इंडेंटेशन ही है। ये जो जगह है ये है इंडेंटेशन। यहां पे सी लैंग्वेज में ब्रैकेट लगता है, और इसके बाद भी देखिए दोस्तों ये जगह बिल्कुल इंडेंटेशन ही है। तो जहां पे कॉलन लगे, कॉलन के बाद वाला, क्योंकि ये कॉलन जो है ब्लॉक वाला स्टेटमेंट के बाद ही लगता है, तो उसके बाद इंडेंटेशन यानी थोड़ा सा स्पेस, मिनिमम एक स्पेस आप छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम तो वैसे 4 स्पेस छूट जाता है। तो यही इंडेंटेशन है जो ब्रैकेट के स्थान पर लग जाता है, जैसा कि सी में ब्रैकेट लगता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये जो कथन है वो बिल्कुल दोस्तों सही कहा गया है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार पाइथन में इंट्रोड्यूस किया गया, तो आप इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पाइथन रेंज फंक्शन कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर लूप। दोस्तों बिल्कुल सही बात कही गई है। रेंज फंक्शन, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, बिना रेंज फंक्शन के फॉर लूप आसानी से चल नहीं सकता है। तो हम रेंज फंक्शन को अच्छी तरह से समझ लेंगे। रेंज फंक्शन के द्वारा हम फॉर लूप को अच्छी तरह से चलाते हैं, उसके प्रोसेस, उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, रोकते हैं दोस्तों। तो ये जो रेंज फंक्शन है बिल्कुल सही बात है, रेंज फंक्शन के द्वारा फॉर लूप के स्टेटमेंट को, फॉर लूप के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं दोस्तों। ये कथन बिल्कुल सही कहा गया है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको रेंज फंक्शन के बारे में एक प्रोग्राम भी करके दिखा देता हूं, थोड़े से समय में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कंट्रोल करता है, ठीक। देखिए दोस्तों, ये यहां पे हम एक फॉर लूप का यूज करते हैं, रेंज फंक्शन का यूज करके। हमने लिखा फॉर और यहां पे आई ले दिया दोस्तों, उसके बाद इन लिखा, हमने लिखा रेंज, RANGE रेंज, और हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे हमने 2 कोलन लगा दिया दोस्तों, RANGE रेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया ओनली 5। तो दोस्तों रेंज फंक्शन में अगर 5 दिया तो 4 तक जाता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट अगर हम कराते हैं दोस्तों, यहाँ पे
आई को, तो ये एग्जीक्यूशन जो प्रिंट होगा दोस्तों 1 से लेकर के, एक्चुअली देखिए यहाँ पे दोस्तों स्टॉप जो रेंज फंक्शन होता है उसके 3 वैल्यूज हो। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रेंज फंक्शन के बारे में बता भी दूं ताकि आपको पता चले कि रेंज फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं दोस्तों। इसका सिंटेक्स आपको हम बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात है इसमें। सिंटेक्स इसका ये है दोस्तों, जैसे रेंज फंक्शन जो होता है, ठीक है, इसमें जो है 3 वैल्यू देते हैं। एक होता है स्टार्ट, SRT स्टार्ट वैल्यू होती है, कामा, उसके बाद होती है दोस्तों स्टॉप वैल्यू, उसके बाद होती है स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज होती है। स्टार्ट वैल्यू क्या होता है दोस्तों, अगर कुछ नहीं देते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है, अगर हम 5 देंगे तो अगर हमने दिया तो वहीं से आपका नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप वैल्यू क्या होती है दोस्तों, जितना देते हैं उससे कम तक जाता है। जैसे अगर हमने 5 दिया तो 4 तक जाएगा, यानी ये कम तक जाएगा। स्टेप क्या होती है दोस्तों, जितना हमको छोड़ के देना होता है। अगर हमने 2 दिया तो अगर हमने दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर हमने यहाँ पे 0 दिया है और हमने यहाँ पे 5 दिया है, अगर हमने यहाँ पे दोस्तों 2 दिया है, तो जो पेंटिंग होगी वो एक को छोड़ के होगी, यानी 0 2 1 छूटा 2 आएगा, 3 छूटा 4 आएगा दोस्तों। 5 आपने दिया है तो एक कम तक जाता है। अगर अगली बार हमने यहाँ पे 3 दिया दोस्तों, तो 0 आउटपुट इसका क्या आएगा, ये मान लीजिए 0 ही है, 5 ही है, तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 2 छूटेगा, यानी जितना छोड़ना होता है उससे एक अधिक देते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर 1 दिया तो कुछ नहीं छूटेगा, सारी वैल्यूज प्रिंट होगी। तो यहाँ पे दोस्तों 3 दिया तो 0 आएगा, 0 के बाद 2 छूटेगा, यानी 1 2 छोड़ के तीसरा प्रिंट होगा, और तीसरे के बाद 2 छोड़ेंगे तो दोस्तों वो वैल्यू मतलब स्किप हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया है तो 4 तक जाएगा, तो यानी 0 3 आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक ही वैल्यू है। अब क्या करेंगे, एक ही वैल्यू है, तो यानी ये दोनों जो होते हैं स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू दोस्तों दोनों ऑप्शनल होते हैं, नहीं भी देते हैं तो काम चलता है। तो इस प्रकार से अगर एक ही वैल्यू दिया है यहाँ पे, तो यानी वो स्टॉप वैल्यू समझा जाएगा, स्टॉप वैल्यू, तो यानी एक कम तक जाएगा, यानी ये 4 तक ही जाएगा। तो जो आउटपुट आएगा इसके हिसाब से दोस्तों, स्टार्ट अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 0 से स्टार्ट होगा, तो इसका आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार से ये चलता है, और 0 से लेकर के 1 2 3 4 इसका आउटपुट आएगा। इसको हम चला के भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम सिंपल F5 प्रेस करते हैं तो चल जाएगा। देखिए दोस्तों, आउटपुट आया इसका 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा दोस्तों कि ये जो आपका रेंज फंक्शन है ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये जो कथन कहा गया है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन द रेंज फंक्शन मस्ट बी प्रोवाइड्स ऑल द 3 आर्गुमेंट्स टुगेदर। अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो उससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि रेंज, यहां पे ये कहा गया है कि रेंज फंक्शन के अंदर जरूरी है कि 3 आर्गुमेंट साथ में देना, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि जो आपका स्टार्ट है, रेंज फंक्शन में 3 आर्गुमेंट होते हैं, एक होता है स्टार्ट, एक होता है स्टॉप, एक होता है स्टेप। तो अगर हम स्टार्ट को ना दें और स्टेप को ना दें तो भी काम चलेगा, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। हमको स्टॉप वैल्यू दे देना, अर्थात स्टार्ट और स्टेप नहीं देंगे तो भी काम चलेगा। स्टॉप वैल्यू से ही पूरा का पूरा वर्किंग हो जाता है। 1 देंगे तो स्टॉप वैल्यू मान जाएगा, अगर 2 देंगे तो स्टार्ट और स्टॉप 2 मानेगा, अगर 3 देंगे तब वो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप मानेगा दोस्तों। तो ये कथन बिल्कुल आपका गलत कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि रेंज फंक्शन में हम 3 वैल्यू दे तो भी काम करेगा, जरूरी नहीं कि तीनों साथ में दे। 1 देंगे तो भी काम करेगा, 2 देंगे तो भी काम करेगा दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने 1 ही दिया था, ठीक है। तो ये कथन जो है फॉल्स कहा गया है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से ये फॉल्स है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, टू इंडिकेट हेक्साडेसिमल लिटरल्स यू विल यूज द प्रीफिक्स 0x और 0x। इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। हेक्साडेसिमल वैल्यू दोस्तों x से डिनोट होती है, पहली बात, ठीक है। और लिटरल मतलब होता है दोस्तों वैल्यू, जहां पे लिटरल है समझिए वैल्यू की बात हो रही है। इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू के रूप में हमको आउटपुट देना है, वैसे हमारा जो सिस्टम है यानी कंप्यूटर सिस्टम जो है बाय डिफॉल्ट डेसिमल वैल्यू में आउटपुट लेता है और देता भी है बाय डिफॉल्ट। तो हम चाहे तो बाइनरी में भी वैल्यू को दे सकते हैं, ऑक्टल में भी दे सकते हैं, हेक्सा में भी दे सकते हैं। नॉर्मल नंबर देंगे तो वो डेसिमल ट्रीट करेगा। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर हम हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रहे हैं
और हमको इंडिकेट करना है कि हम भाई हेक्साडेसिमल वैल्यू ही दे रहे हैं सिस्टम को, तो वैल्यू के पहले प्रीफिक्स मतलब होता है पहले दोस्तों x 0x, यानी x को कैपिटल में या x को स्मॉल में लगाना जरूरी होगा। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि अगर हमको हेक्साडेसिमल के रूप में वैल्यू देना है तो 0x लगाना पड़ेगा। चलिए हम आपको यहां पे दिखा भी देते हैं कि कैसे, हालांकि ये कथन बिल्कुल सही कहा गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये कथन सही है, कि कैसे हम जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू के पहले x लगाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका पाइथन का प्रोग्राम हो गया। अगर हमको यहां पे हेक्साडेसिमल वैल्यू को यूज करना है, हमने लिखा i इज इक्वल टू, हमने लिखा दोस्तों 0x। अब हेक्साडेसिमल वैल्यू है तो 0 से लेकर दोस्तों 15 तक होती है और 10 से लेकर 5 तक का ABCD का यूज होता है। अगर हमने दोस्तों यहां पे A दिया तो यानी हम 10 दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और हमने इसको प्रिंट कराया दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो 10 आना चाहिए। हमने सेव किया इसको और इसको प्रोसेस किया। हाँ दोस्तों एक मिनट, इसको हम बंद भी कर सकते हैं, आउटपुट विंडो को हम बंद कर सकते हैं। जब ये रन कराएंगे तो दूसरी आउटपुट विंडो आ जाएगी। अब यहां पे देखिए दोस्तों आउटपुट आ गया 10। अगर हम यहां पे देते हैं C देते हैं तो यानी C के हिसाब से अगर 10, A का मतलब है 10 है तो B का मतलब 11 होगा, C का मतलब 13 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये है, इसमें यह समझ में आता है दोस्तों कि हम जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर हमको देनी है तो शुरू में हम 0 से लगा सकते हैं, हमारा आउटपुट जो दोस्तों डेसिमल के रूप में आएगा, लेकिन ये उसको लेगा जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू के रूप में दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पे देखा। ठीक, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बुलियन कैन हैव 3 परमिसिबल वैल्यूज। कहने का मतलब यह है बुलियन के 3 अनुमेय मूल्य हो सकते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि बुलियन ऐसा डेटा टाइप है जो मैक्सिमम यूज होता बिल्कुल नहीं है, कभी कभार प्रोग्राम में यूज होता है। तो इसमें यह कहा गया है कि बुलियन में 3 वैल्यू की परमिशन है, 3 वैल्यू हम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे आप जान लीजिए अच्छी तरीके से, बुलियन जो होता है दोस्तों, बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम केवल और केवल 2 ही वैल्यू दे सकते हैं। एक होता है ट्रू, ट्रू का मतलब दोस्तों होता है 1 इंटीजर में, और दूसरा होता है दोस्तों फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो सिर्फ हम 2 ही वैल्यू दे सकते हैं। तो ये जो कथन है दोस्तों गलत कहा गया है। बुलियन कैन हैव 3 नॉट 2 वैल्यू, मतलब 2 ही वैल्यू हो सकती है। तो ये कथन दोस्तों फॉल्स है। ठीक, आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये कहा गया है दोस्तों कि स्ट्रिंग में से वैल्यू को निकालने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये कथन बिल्कुल दोस्तों सही कहा गया है, और इसको हम आपको बताना भी चाहेंगे। ये इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग जो है इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात यहां पे कंसीडर जरूर करनी है, C प्लस और जावा जैसे लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में एरे के लिए स्ट्रिंग जो है एक एरे के रूप में होती थी। ठीक है, वहां पे स्ट्रिंग एक क्लास के रूप में होती थी। यहां पे जो है स्ट्रिंग को एरे की तरह ट्रीट ना करके नॉर्मल डेटा के रूप में ट्रीट किया गया है, और इंडेक्सिंग का यूज किया गया है, इसमें स्लाइसिंग का यूज किया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके। तो ये कथन हालांकि सही कहा गया। छोटे से एग्जांपल में आपको हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है यहां पे आपको थोड़ा सा सिंटेक्स के रूप में, सिंटेक्स के साथ में बताना चाहेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो स्ट्रिंग डिफाइन भी कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में। यहां पे दोस्तों एक हमने स्ट्रिंग ले लिया, मतलब आई ही ले लिया, आई इक्वल टू हमने सिंगल या डबल कोड लगा दिया। हमने दोस्तों यहां पे लिख दिया RA, या हमने लिखा दोस्तों पाइथन, PYTHON पाइथन हो गया। अब नॉर्मली अगर हम प्रिंट कराएंगे दोस्तों तो क्या होगा, पूरा का पूरा पाइथन प्रिंट होगा, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हम इसके एलिमेंट को एक्सेस करा सकते हैं। कैसे, यहां पे देखिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया दोस्तों और हमने यहां पे दे दिया 2। अब 2 में किस प्रकार की वैल्यू डिस्प्ले होगी ये थोड़ा सा आप यहां पे देख लीजिए काफी अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अच्छा यहां पे देखिए, हाँ अब यहां पे देख, एक बात यहां पे और है कि ये जो है दोस्तों, ठीक,
हाँ दोस्तों, यहां पे आपको दिखाई दिया ना, क्योंकि वो जो है उसका इफेक्ट यहां पे नहीं था, तो कोई बात नहीं, आप यहां पे समझिए जो आपके सामने है। ठीक, अब यहां पे हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे जो है, अब ये हमने वैल्यू ली है, ठीक है, ये हमने वैल्यू ली है, ये पाइथन हमने आई में स्टोर किया है, आई को प्रिंट कराया है तो टोटल पाइथन पूरा आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, यह दो नंबर के एलिमेंट को एक्सेस कराया। थोड़ा सा आपको यहां पे हम बताना चाहेंगे कि ये हो क्या रहा है। यहां पे ऐसे दोस्तों ब्लॉक बनेगा, अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ये सही बात है। यहां पे मान लीजिए दोस्तों हमने लिखा P, यहां पे हमने लिखा Y, यहां पे हमने लिखा T, यहां पे हमने लिखा H, यहां पे हमने लिखा O और यहां पे हमने लिखा N। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये दोस्तों ये हमने थोड़ा सा आपको बताया कि वो दो एलिमेंट जो हमने लिया है, वो कहां पे है, कहां पे वो जो है पोजिशनड होगा। जैसे ये जो स्ट्रिंग होती है दोस्तों, यहां इसको एक्सेस करने के लिए दो प्रकार से इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किए गए हैं पाइथन में। पहली बार यहां पे आपको इंडेक्स नंबर थोड़ा सा बता दें, जैसे मान लीजिए दोस्तों इंडेक्स इसका नाम जो है वो आई है, जैसे आई में पाइथन है, तो ऐसा इंटरनली जो है मेमोरी में स्टोर होगा। ये इंडेक्स नंबर जो होता है दोस्तों, इंडेक्स नंबर जो है दो प्रकार का होता है, नीचे होता है पॉजिटिव, यानी एक होता है पॉजिटिव, उसको हम नीचे या ऊपर एक्सेस करा सकते हैं। पॉजिटिव इंडेक्स नंबर जो है दोस्तों 0 से स्टार्ट होता है, जैसे कि नॉर्मल एरे में होता है, और साइज -1 तक जाता है दोस्तों। ये 1 2 3 4 5 6 6 -1 = 5, तो साइज -1 तक जाता है। जो निगेटिव इंडेक्स नंबर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो जो है राइट साइड से स्टार्ट होता है -1 से, और लेफ्ट साइड की ओर जाता है माइनस साइज तक, यानी ये होता है -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 दोस्तों। ठीक है, तो अगर अब आप सामने ही देख लीजिए दोस्तों, अगर हमने इसका ब्रैकेट में 2 दिया तो मतलब T आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो इसको हम आपको इस प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करा कर भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे। ठीक है, अगर हमने इसको प्रोसेस करा है तो दोस्तों यहां पे आउटपुट आएगा क्या, यहां पे देख लीजिए आउटपुट आ गया क्या, यहां पे पूरा पाइथन आ गया, और आ गया आपका, एक बार आपको पूरा दिखाते हैं, थोड़ा सा विंडो दोबारा आ जाएगी तुरंत। अगर हम इसको रन कराते हैं तो ये हो गया आपका टोटल आउटपुट आ गया दोस्तों ये। ठीक, तो ये आई यानी पूरा पाइथन को प्रिंट कर देगा, ये 2 इंडेक्स को प्रिंट करेगा, तो 2 के स्थान पे दोस्तों क्या है, 2 है, 0 1 2। ठीक है, तो आपने देख लिया आउटपुट क्या होता है। ठीक है, अब हम दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का ये मत सोचेगा कि ये क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग से तो आपको 100% दोस्तों मिल ही जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक, ये आपने देख लिया अच्छी तरह से। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पाइथन डज नॉट नीड टू बी कंपाइल्ड बिफोर इट रन। हाँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि पाइथन के प्रोग्राम को हमको पहले कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी वैसे नॉर्मली दोस्तों सी के प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, C+ के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जावा के भी प्रोग्राम को पहले हम इंटरप्रेट अर्थात कंपाइल करते हैं, लेकिन पाइथन के प्रोग्राम को हमको मैन्युअली कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम डायरेक्ट रन कराते हैं, वो इंटरनली जो है ट्रांसलेट हो जाता है, हमारे सामने आउटपुट आ जाता है। तो दोस्तों ये कथन जो है बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन हैव रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद ये पहले भी था, अभी भी आपके प्रश्न में ये शामिल किया गया है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको हम बता दें कैसे। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये a है, = हमने यहां पे लिखा 5 है, ठीक, और हमने यहां पे लिखा प्लस, और हमने यहां पे लिखा दोस्तों 6j। तो अगर हम ऐसा करते हैं, जब j लगा देते हैं दोस्तों वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, बाकी रियल कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोस्तों इसको कहते हैं रियल, इसको कहते हैं रियल पार्ट। ठीक है, इसको कहते हैं हम रियल पार्ट, और इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट दोस्तों। तो इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक, तो आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एवरी वैल्यूज
एवरी वैल्यू, सभी वैल्यू इन पाइथन हैज अ डेटा टाइप, यानी हर मूल्य, हर वैल्यू एक डेटा प्रकार होता है। सही बात है दोस्तों। ये क्यों है? क्योंकि जब भी हम ऐसा कोई डेटा टाइप, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू हम दोस्तों यहां पे स्टोर करते हैं, साइन करते हैं, तो इसी प्रकार का इंटरनली ये वेरिएबल बन जाता है, इसी डेटा टाइप का वेरिएबल ये बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक वैल्यू एक डेटा टाइप होती है। वही वैल्यू के द्वारा ही ये समझा जाता है कि ये वेरिएबल उस प्रकार का है। क्योंकि जब हम दोस्तों प्रिंट कराते हैं, अगर हम मान लीजिए ऐसा प्रिंट कराएं, प्रिंट हमने लिखा प्रिंट टाइप, ठीक है, टाइप में हमने ए दे दिया या हमने 5 ही दे दिया, अगर दोस्तों यहां पे हमने 5 भी दिया, तब भी हमको जो उत्तर मिलता है वो INT मिलता है, ठीक है, इंटीजर टाइप का। तो हर एक वैल्यू एक डेटा टाइप ही होता है। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी जो हमारा ऑपरेटर होता है ये वैल्यूज पर या वेरिएबल पर ऑपरेशन करता है। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल करके भी हम आपको दिखा दें। जैसे दोस्तों ए इक्वल टू हमने 5 दिया, अब ए क्या है? ये है दोस्तों वेरिएबल, इसको हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, ये वेरिएबल है। और यहां पे हमने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस 6। अब दोस्तों यहां पे c क्या है? c वैल्यू है, ठीक। तो ये आपका प्लस साइन क्या है दोस्तों? ये ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर है जो दो वैल्यू को जोड़ने का काम करता है। तो अब ये करेंगे दोस्तों तो 5 और 6 11 हो जाएगा। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, मतलब अगर हमने सी को प्रिंट किया दोस्तों, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 11। तो यहां पे देखिए वेरिएबल वैल्यू दोनों पे ऑपरेटर जो है वो काम कर रहा है दोस्तों। ये ऑपरेटर है, यहां पे देखिए दोस्तों ये जो हुआ है ये ऑपरेटर है दोस्तों, ऑपरेटर है, लेकिन धन यानी सम अर्थात जोड़ता है ये, ठीक है। इस प्रकार से ये जो कथन कहा गया है ये जो है बिल्कुल सही है। मतलब ऑपरेटर जो है होता है वैल्यू और वेरिएबल दोनों पे काम करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है दोस्तों, ये ट्रू कहा गया है, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइंड कंडीशनल स्टेटमेंट। दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों? लॉजिकल ऑपरेटर जो है 3 होते हैं। एक होता है एंड, ठीक, एक होता है और एक होता है नॉट, ठीक। तो ये जो ऑपरेटर नॉट तो बेसिकली यूनरी है, एक ही वैल्यू पे काम करता है, यानी एक ही चीज पे काम करता है, तो ये कंबाइन नहीं करता है। ये दोनों जो है दोस्तों बाइनरी ऑपरेटर हैं। ये बाइनरी का मतलब है 2 वैल्यू पे हमेशा काम करते हैं। अब वो 2 वैल्यू 2 कंडीशंस होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन को आपस में मिलाते हैं, उस पे काम करते हैं। एंड क्या करता है? अगर ये दोनों कंडीशन को ट्रू, अगर दोनों कंडीशंस लेफ्ट और राइट दोनों की कंडीशन ट्रू होती है तभी एंड जो है वो ट्रू देता है, नहीं तो फॉल्स देता है। और क्या काम करता है? अगर 2 लेफ्ट और राइट 2 कंडीशन दी गई हैं, उनमें से कोई एक ही ट्रू हो जाए या दोनों ट्रू हो जाए तब भी ये ट्रू प्रोड्यूस करता है दोस्तों। इस प्रकार से जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और ये 2 कंडीशंस को कंबाइंड करता है, 2 कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करके प्रोसेस करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कहा गया है दोस्तों ये बिल्कुल सही कहा गया है, अर्थात ये आपका कथन बिल्कुल सही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। Identity operators are used to compare the objects not if they are equal but if they are actually the same object with the same memory location। दोस्तों सही क्वेश्चन है। आइडेंटिटी ऑपरेटर पहली बार पाइथन में यूज हुआ है, पहली बार पाइथन में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है दोस्तों ये क्या काम करता है पहले आप देख लीजिए। ये चेक करता है कि क्या 2 वैल्यूज, क्या 2 वेरिएबल या ऑब्जेक्ट सेम अर्थात एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किए गए हैं या नहीं। तो जो आपका जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है इज और दूसरा होता है इज नॉट, ठीक। अगर 2 वेरिएबल्स का एड्रेस मेमोरी लोकेशन सेम है तो ये जो है सेम होने पर ट्रू देता है, ठीक है। और ये जो इज नॉट है वो सेम होने पर फॉल्स देता है, मतलब सेम ना होने पर ये ट्रू देगा, यानी जस्ट अपोजिट ये काम करता है दोस्तों। तो सेम ना होने पर ये ट्रू देगा
अर्थात अगर सेम है तो ये फॉल्स देगा। ठीक, तो जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को या दो वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेस को, अर्थात वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेस को या वैल्यू के मेमोरी एड्रेस दोनों के, कि जहां पे वेरिएबल रहेगा वहां पे वैल्यू रहेगी, तो दो वेरिएबल्स या उनकी वैल्यू के मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है और पता लगाता है क्या सेम है कि नहीं। ठीक है, यहां पे एक बात आपको मेंशन करते हैं कि अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है तभी ही, केवल उस ही कंडीशन में दो वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेस सेम हो सकते हैं। अगर दो वैल्यू ही है, अगर दोनों सेम है तभी वो सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो सकते हैं, अदरवाइज अगर वैल्यू डिफरेंट है तो वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे। दोस्तों, तो यहां पे ये जो कथन कहा गया है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स नॉट इफ दे आर इक्वल बट दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है, अर्थात आइडेंटिटी ऑपरेटर मेमोरी के एड्रेस को जो कि किसी वेरिएबल का होता है उसको चेक करता है क्या दो वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस सेम है कि नहीं। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही कहा गया है। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन। अच्छा, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है बिटवाइज ऑपरेटर पे है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स एंड परफॉर्म्स बिट बाय बिट ऑपरेशन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है वो बिट्स पे काम करता है, अर्थात 0 और 1 पे काम करता है और बिट बाय बिट ऑपरेशन करता है। तो दोस्तों, यहां पे हम आपको बता दें कि जो ये बिटवाइज ऑपरेटर है ये एक्चुअली में बिट पे ही काम करता है, लेकिन हम इस पे वैल्यू तो इंटीजर फॉर्म में देते हैं अर्थात डेसिमल फॉर्म में देते हैं। तो करता क्या है ये, जब हम वैल्यू को दे देते हैं तो वो इंटरनली पहले वैल्यूज की बाइनरी फाइंड आउट करता है, फिर उस पर ऑपरेशन करता है, फिर रिजल्ट को हमको बाइनरी में ही देता है लेकिन हमारे सामने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होके आता है। ये कैसे काम करता है थोड़ा सा आपको यहां पे बताएंगे जरूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको जरूर मिल सकता है। सबसे पहले आपको बता देते दोस्तों, बिटवाइज ऑपरेटर होते कितने हैं। बिटवाइज ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं। एक है ये एंड, ये बाइनरी ऑपरेटर है, 2 वैल्यू पे काम करता है। दूसरा है और, पाई का साइन यूज होता है और के लिए, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, 2 वैल्यू पे काम करता है। तीसरा है नॉट। ठीक दोस्तों, ये जो है आपका यूनिटी ऑपरेटर है, ये भी बाइनरी वैल्यू पे ही काम करता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको एक्चुअली में कहते क्या है। तो ये दोनों जो होते हैं बाइनरी और ये होता है यूनरी। अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी समझा रहे हैं कि वास्तव में ये काम इंटरनली करते कैसे हैं। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल की ओर, और प्रैक्टिकल करने से पहले समझते हैं कि ये वास्तव में ये किस प्रकार के काम करते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको हम पहले समझा देते हैं, फिर उसको रन करा के दिखाते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जैसे दोस्तों हमने यहां पे थोड़ा सा आपको हम पहले समझा देते हैं कि ये इंटरनली वर्क कैसे करता है, किस प्रकार से ये आउटपुट जनरेट करने के लिए काम क्या करता है। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 4, ठीक, फिर उसके बाद हमने लिखा b इज इक्वल टू 5। अगर अब इन दोनों पर हम बाइनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं तो कैसे ये काम करेगा। हमने क्या किया, c इज इक्वल टू a और ये बाइनरी ऑपरेटर लगाया और यहां पे दोस्तों हमने b लिख दिया। तो अब अगर हम c को प्रिंट कराते हैं तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, ये आप यहां पे देखिए। सबसे पहले ये इसकी बाइनरी वैल्यू को फाइंड करेगा। तो फाइंड कैसे होगी बाइनरी वैल्यू, देखिए दोस्तों, बाइनरी निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक सीक्वेंस लिख लीजिए, जितना आपका नंबर है उतने तक या उससे कम आप सीक्वेंस लिख लीजिए। जैसे 5, अगर हमको 5 4 का बाइनरी निकालना है सबसे पहले, तो हम इसका सीक्वेंस जो बाइनरी सीक्वेंस होता है वो हम लिख देंगे। तो इसका सीक्वेंस होता क्या है दोस्तों, यहां पे देखिए, सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 4, ये बाइनरी सीक्वेंस है। तो जिस डिजिट को ऐड करने से वह नंबर प्राप्त हो जाता है, वहां पर हम वह लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि 4 ही है तो 4 को अगर लेते हैं तो 4 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहां पे 1 करेंगे, बाकी जगह जो है 0 कर देंगे। तो इसका बाइनरी हो गया 1 0 0, ठीक। अब ऐसे ही
अगर हम 5 का बाइनरी निकालते हैं तो यहां पे देखिए 5 के बाइनरी के लिए हम 4 तक लिख लेंगे, क्योंकि अगला जो है वो 8 हो जाता है, तो जो डिजिट है हमारा उससे एक कम या उस तक हम यहां पे बाइनरी सीक्वेंस को लिखते हैं। अगर हमने यहां पे लिखा 1 2 4, तो अब जिसके जिसके जोड़ने से 5 प्राप्त होता है वहां वहां पे लिखेंगे 1। तो दोस्तों ये हो गया 4 और ये हो गया 1, दोनों को मिला के होता है 5, तो यहां पे 1 लिखा और बाकी जगह हम 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका जो बाइनरी प्राप्त होता है वो होता है 101। यहां पे हमने ये देखा कि कैसे हम बाइनरी निकालते हैं। अब ये ऑपरेटर कैसे काम करेगा नीचे आप यहां पे देख लीजिए। तो जैसे ये 4 है दोस्तों, यहां पे हम लोगों ने देखा 4 का बाइनरी होता है 100 और ये 5 है, 5 का बाइनरी होता है 100। अगर इन वैल्यूज पर हम बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं जिसका नाम है एंड, इसको दोस्तों बोलते हैं एंड और इसको बोलते हैं और, तो दोनों को हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये काम करते हैं। अगर हमने यहां पे एंड को यूज किया दोस्तों, तो एंड क्या काम करता है, बेसिक रूप से एंड लॉजिकल की तरह ही काम करता है। अर्थात जब दोनों, ये बाइनरी पे कैसे काम करेगा, जब दोनों ही बिट्स 1 है तभी ये 1 देगा, नहीं तो नहीं देगा। और एक बात है यहां पे दोस्तों, ये जो है देखिए 1 है तो यहां पे हमको 1 लिखना है। 1 सेकंड का समय दीजिए, यहां पे रहेगा 1 दोस्तों, ये है 1, क्योंकि 5 का जो बाइनरी होता है 101 होता है। ठीक है, ये है 1 और 1004 का हो गया एंड 101 ये 5 का हो गया। ठीक, अब यहां पे देखिए ये बाइनरी जो आपका एंड ऑपरेटर है ये काम कैसे करता है। जब दो वैल्यूज अर्थात दोनों बिट्स 1 होंगे तभी ये 1 देगा, नहीं तो 0 देगा। तो ऐसे केस में देखिए दोस्तों, अब हम देखिए यहां पे दोनों 1 नहीं है तो ऐसे केस में ये देगा 0, यहां पे भी दोनों 1 बिल्कुल नहीं तो ऐसे केस में ये देगा 0। अब यहां पे दोनों ही 1 हैं तो ऐसे केस में ही केवल ये 1 देगा। मतलब और मतलब एंड का मतलब होता है कि दोनों ही सही होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तो ऐसे केस में यहां पे आएगा 1। तो इस प्रकार से अगर हम एंड लगाते हैं दोनों के बीच में तो जो हमारा आउटपुट आएगा दोस्तों आएगा यहां पे। अब ये क्या है, किसका ये बाइनरी, ये 4 का बाइनरी हो तो यहां पे आएगा 4, तो आउटपुट आएगा यहां पे 4। अगर हम यहीं पर और लगा देते दोस्तों, यहां पे मान लीजिए हम नेक्स्ट आउटपुट और लगा के यूज करते हैं, और लगा दिया तो आउटपुट क्या आएगा। अब ऐसे और क्या करता है, दोनों बिट में से अगर कोई एक भी बिट आपका 1 रहेगा तो 1 देगा, 0 तभी देगा जब दोनों बिट जो है 0 रहेंगे। तो इसे केस में क्या होगा दोस्तों, यहां पे देखिए एक 1 है तो ये एक 1 दे देगा, यहां पे टोटल 0 है, दोनों 0 है तो यहां पे 0 देगा। अब दोनों ही 1 है तो 0 तो 1 तो देगा ही देगा दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए अगर हम यहां पे और लगा देते हैं तो अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये इसका डेसिमल जो होता है 5। तो अगर हम यहां पे और लगाते हैं, अगर हम ऐसा लिखते हैं यहां पर C इज इक्वल टू A और B, और अगर हम C को प्रिंट करते हैं यहां पे प्रिंट C तो आएगा यहां पे दोस्तों 5। ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 4 का बाइनरी निकाला 100, फिर 5 का बाइनरी निकाला 101, फिर उसको हमने उस पर एंड ऑपरेशन किए बिटवाइज, फिर हमने उत्तर को देखा। तो यहां से आप पूरी तरह समझ चुके होंगे वास्तव में दोस्तों ये काम कैसे करता है। ठीक, अब इसी को आप प्रैक्टिकल के द्वारा भी आप देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, यानी पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे काम करता है। ठीक, तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों वही सेम आंसर अगर हमने यहां पे लिखा, हमने लिखा A इज इक्वल टू 4, ठीक, उसके बाद B इज इक्वल टू 5, ठीक, और हमने क्या किया, सीधा प्रिंट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट में हमने क्या किया, यहां पे हमने A और एंड ऑपरेटर यूज किया, 7 नंबर की पे है B, और हमने इसको बंद किया। इस यहीं पे हम दोस्तों और का भी यूज कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहां पे सीधा इसको कॉपी किया, कॉपी भी कर सकते हैं आराम से, आपको टाइम नहीं लगेगा लिखने में, और हमने यहां पे और कर दिया दोस्तों। ठीक है, यहां पे और लिखा, पाई का साइन और के लिए यूज होता है, इसको हमने रन कराया। ठीक, अब देखिए आउटपुट आ गया दोस्तों 4 एंड 5, यानी जब हम एंड करते हैं तो 4 आता है और करते हैं तो 5 आता है। तो यहां दोस्तों आपने इस प्रकार से देखा कि कैसे जो है आपका एंड और जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन था कि बिट वाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन द बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन, ये दोस्तों बिल्कुल जो है
वो सही क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे टी मार्क मतलब 2 मार्क कर सकते हैं। ठीक, ओके दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्लीट कमांड इज कॉल्ड स्टेटमेंट। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर में जब हम एक टोटल कमांड लिख देते हैं तो स्टेटमेंट बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे बता दें, हमने लिखा C इज इक्वल टू A प्लस B, ये एक कमांड है। जब रन करेगा तो A और B दोनों को जोड़ के C में लाएगा, तो ये दोस्तों टोटल एक कंप्लीट कमांड हो गया। तो ये कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, वो डबल स्लैश है दोस्तों, इज आल्सो नोन एज इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर एंड इट प्रोड्यूस द डिवीजन रिजल्ट इन फ्लोट फॉर्म। वो कुछ चीजों को कंसीडर करना है दोस्तों। यहां पे इंटीजर है, यहां पे जो है फ्लोर है। तो यहां पे देखिए, ये फ्लोर लिखा गया है, ये इंटीजर लिखा गया है, लेकिन यहां पे फ्लोर लिखा गया है। तो अगर इंटीजर डिवीजन होगा तो आपके रिजल्ट को दोस्तों वो क्या करेगा, इंटीजर में ही देगा, फ्लोट में ही देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका ये फ्लोर ऑपरेटर है, ये रिजल्ट को जो है इंटीजर में ही प्रोड्यूस करता है। थोड़ा सा यहीं पे छोटा सा एग्जांपल आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे दोस्तों हमने यहां पे लिखा प्रिंट, हमने यहां पे लिखा प्रिंट और डायरेक्टली हमने क्या किया, 5 फ्लोर डिवाइड बाई 2 किया। तो अब क्या होगा, ये जैसे दोस्तों यहां पे हमने 5 और डिवाइडेड बाई 2 किया, तो एक 2 बार जाएगा, यहां पे आएगा 4, यहां पे एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब ये जो 2 आया है दोस्तों, ये क्या है, केवल इंटीजर वैल्यू है। दशमलव अगर हम पढ़ाते हैं तो यहाँ पे 0 करके यहाँ पे 1 उतार सकते हैं, फिर 2.5 आएगा। लेकिन बिना दशमलव के अगर हम देखें तो 2 आएगा। तो इसके द्वारा दोस्तों यही रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, यानी 2, यानी जो वैल्यू हमारी आउटपुट होगी डिवीजन ऑपरेशन के, जो आउटपुट की वैल्यू होगी वो ओनली इंटीजर फॉर्म में होगी। तो यानी ये कथन थोड़ा सा उल्टा कहा गया है। यहां पे अगर इंटीजर होता तो ये कथन बिल्कुल सही होता, तो मतलब ये कथन जो है फॉल्स कहा गया है, देता है इंटीजर में वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है प्रिंट 4, ये जो है, ये जो आपका ऑपरेटर है ये पावर का ऑपरेटर है। ठीक है, 4 2 बार ये जो है मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। एक्सप्रेशन इज 256। कहा गया है कि ये जो अगर ऐसा लिखा जाएगा तो क्या है, इसका जो है आउटपुट 256 आएगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसके इस प्रकार से ये ऑपरेटर पहली बार पाइथन में इंट्रोड्यूस हुआ है दोस्तों, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। इसके कहने का ये मतलब है, यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल्स लेकर के आपको हम समझाते हैं दोस्तों। ये जो है ये स्क्वायर करता है, अर्थात ये पावर कर देता है। जैसे यहां पे देखिए, अगर हमने यहां पे लिखा ऐसा, अगर हमने यहां पे लिखा 4 और हमने यहां पे दोस्तों 1 किया, ठीक है, तो इसका मतलब होगा 4 ही आएगा। अगर हमने यहां पे ऐसा लिख दिया प्रिंट 4, तो क्या होगा, 4 इंटू 4 तो तक 16 आ जाएगा दोस्तों। अगर हमने यहां पे ऐसा लिख दिया प्रिंट 4 3, तो दोस्तों यहां पे ऐसा होगा, यहां पे देख लीजिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 तक 16, 16 चौका होगा 64 दोस्तों। अब यहां पे 4 लिखा गया है तो 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 16 और 64 चौका 256 दोस्तों। तो ये आपका कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इस जो आपका ये जो दोस्तों ये लिंक है ना, इस पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट जो है कुछ आगामी क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहे हैं। आप इस पे जाकर उसको देखिएगा, वो पूरे आउटपुट के साथ में क्वेश्चन है, आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात है, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है हमारे वीडियो से तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये फ्री में आपको मिलता है। यहां पर हम थोड़ा सा मेहनत जरूर करते हैं, काफी मेहनत हो जाती है और आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन देने के लिए, ताकि वो आपके ओ लेवल के एग्जाम में जरूर आए। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इसको दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि ये भी उसका लाभ ले सके आपके ओ लेवल के एग्जाम में। इस समय एग्जाम जो है दोस्तों, ये पहली बार ऐसा एग्जाम है जो R5 के लिए है। इसके पहले लॉकडाउन की वजह से दोस्तों एग्जाम नहीं हो पाया था, तो इस बार जो एग्जाम जरूर होगा, कॉल लेटर भी